अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीत की सोच और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडीज को एक मरतबा फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस बार शिकस्त हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों। रावलपिंडी ने 5 मैच खेले हैं और 5 के 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रावलपिंडीज टीम की क़यादत कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी से भी इस टूर्नामेंट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी और अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। आज भी देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट हुए हैं। साथ ही साथ पहले खेलते हुए 182 रन बनाए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जवाब में सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट हो गई रावलपिंडीज की टीम और 17.3 ओवर्स खेले, यानी कि पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सके और ये हालत है रावलपिंडीज की टीम की। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पॉइंट्स टेबल पर भी हालात इनके बहुत खराब हैं, सबसे आखिरी नंबर पर हैं। लेकिन अगर रावलपिंडी की टीम के फैंस और उनकी टीम के लोग अपने आप को हौसला देना चाहें तो वो पहले नंबर पर भी हैं। कैसे हैं, इसके लिए आपको पॉइंट्स टेबल को नीचे से पढ़ना पड़ेगा, नीचे से देखना पड़ेगा और जब आप पॉइंट्स टेबल को नीचे से देखेंगे तो नीचे से पहले नंबर पर रावलपिंडी टीम है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में। लेकिन हकायक ये हैं कि वो 8वें नंबर पर मौजूद है, पहले नंबर पर मुल्तान सुल्तान्स मौजूद है और रावलपिंडीज और हैदराबाद दोनों बिलतरतीब, यानी कि इन दोनों नई टीमों का आपस में मुकाबला चल रहा है कि किसने ज्यादा मैचेस हारने हैं। अभी तक दोनों ही बराबर जा रही हैं। एक ने जाहिर सी बात है 4 मैचेस खेले हैं हैदराबाद ने तो उसने 4 के 4 हारे हैं। रावलपिंडीज ने 5 खेले हैं तो 5 के 5 हार गए। जिस दिन हैदराबाद 4 से 5 पे आएगी तो यकीनन वो भी मायूस नहीं करेगी। अब इसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कल के होने वाले मैचेस के हवाले से भी और आज के मैच पर खास तौर पर हम बात करेंगे। हर प्रोग्राम में हम बात करें रावलपिंडी की। अगर दिखाएं जी मैच समरी कुछ दिखा दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के मैच की मैच समरी, क्योंकि एक टीम जो है वो पूरे ओवर्स भी नहीं खेल रही है। क्या खूबसूरत तस्वीर लग रही है मोहम्मद रिजवान साहब की इसमें मैच समरी में और उनकी टीम 121 पर आउट हो गई है। इसके साथ साथ 17.3 ओवर्स में आउट हुए हैं। आप डिबेट को ओपन करते हैं, मेरे साथ मौजूद है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। हमाद सिद्दीकी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अहमद कुरैशी साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अली तनोली साहब, अहमद कुरैशी साहब, हमाद सिद्दीकी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमाद सिद्दीकी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सर, क्या हुआ आज फिर रावलपिंडी? मेरा यही सवाल चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, बल्कि जब से ये PSL शुरू हुई है मैं यही पूछता हूँ क्या हो गया है रावलपिंडी को? सर क्यों नहीं जीत पा रही? कोई एक मैच तो जीते, कोई एक मैच तो जीतना चाहिए इनको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बिल्कुल मैच जीतना चाहिए। 5 मैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं हम कहें कि लक इनको भी फेवर कर रही हो, लेकिन यहाँ पे कैप्टेंसी का इशू नजर आ रहा है। हम हर प्रोग्राम में फिगर्स कोट करते हैं। आज की जो लेटेस्ट फिगर है वो ये है कि अंडर रिजवान कैप्टेंसी 20 में से 19 मैचेस हार चुके हैं। तो मेरे ख्याल से शायद हम पहले सैम बिलिंग को कहते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में शफल करें, तो कैप्टेंसी को भी शफल होना चाहिए। आप डैरेल मिचेल, ये सैम बिलिंग, दो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको रिजवान कैप्टेंसी देकर जरा देखें तो सही कि शायद उनकी वजह से प्लेयर्स जो है वो थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सके। 180-182 रन करवा दिए और वो भी एंड में जाके। अगर अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग देखें तो हसन नवाज और जहांदाद खान की अगर इनिंग ना होती जी। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी यही हाल था। उनसे भी रन इतनी आसानी से बन नहीं रहे थे। साद मसूद बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, मुबस्सिर भी बहुत अच्छे बॉल कर रहे थे, बेन सीएस जो न्यूजीलैंड के वो आके पहला मैच खेले तो बड़ी अच्छी बॉलिंग रोक के रखा हुआ था। लेकिन एंड में हमें नजर आया कि जहांदाद खान जो 6 गेंदों पे 21 करते हैं और हसन नवाज जिन्होंने 16 गेंदों पे 39 रन बनाए, इन दोनों की इनिंग थी। प्लेटफॉर्म बेशक सेट करके दिया रायली रूसो और सऊद शकील ने, लेकिन एंड में जो फिनिश किया ऑन हाई नोट 180-182 स्कोर बोर्ड पे लगा दिया, जो कि डिफेंडेबल था। इस मैच में 146, इस पिच पे 146 भी नहीं चेज हो सके थे, तो ये पिच मुश्किल थी बैटिंग के लिए। उसके लिए भाई में आपने डिसिप्लिन नहीं कर पाए अपनी बॉलिंग के हिसाब से। रावलपिंडी की अगर बैटिंग की बात करी जाए तो जनाब कैप्टन तो नहीं चल पा रहे इनके, बिल्कुल जाहिर है पहली बॉल पे ही आउट हो गए। बैड लक उनकी मैं कहूंगा। एक एंगल के साथ बॉल और ड्राइव खेलने गए। कैप्टनसी अच्छी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, स्लिप रखी हुई थी और स्लिप में सीधे उनके हाथ में, रायली रूसो के हाथ में कैच जाता है, वो पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद से यासिर और डैरल मिचेल थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक पार्टनरशिप बिल्ट हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना पेशेंस नहीं दिखा रहे थे। गेम को डीप लेकर जाएं तो सही 16वें ओवर तक, 14वें ओवर तक
उसके बाद देखें कि क्या मैं आखिरी 6 ओवर में कितने करने होते। तो लेकिन जल्दबाजी आगाज करके इतना मायूस क्यों हो गया था? इतने सा टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं था, 182 रन मतलब चेजेबल टारगेट है और ये होना चाहिए था। अहमद, क्या हुआ सर? मोहम्मद रिजवान आते हैं, पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं और पूरा टूर्नामेंट मैं आपके सामने रख दूं तो अभी तक मोहम्मद रिजवान साहब ने क्या खेला है? 5 मैचेस में उनके 83 रन हैं सिर्फ मोहम्मद रिजवान के, 16 की एवरेज के साथ सर वो खेल रहे हैं, यानी कि 5 मैचेस में 83 रन हैं रावलपिंडी की टीम के कैप्टन के। वो कैप्टन जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, जब कप्तानी से हटाया तो कहा मुझे क्यों हटा दिया, और जब कप्तानी दी गई तो कहा गया ये तो मुस्तकबिल के बेहतरीन कैप्टन, इनसे बड़ा कोई कैप्टन नहीं हो सकता। सर क्या कर रहे हैं ये? देखिए, मेरे ख्याल में तो उनको भी खुद समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या कर रहे हैं। और कप्तानी तो छोड़ें, एज अ बैटर ही अगर वो परफॉर्म कर देते तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली उनकी टीम के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन आप जब पहली बॉल पे ही आउट हो के चले जाएं और बिस्मिल्लाह आप अपनी विकेट दे के करें, तो फिर आपकी टीम इसी तरह का खमियाजा भुगतती है और एंड में मैच आपको कॉस्ट कर जाता है। और पिंडी वालों ने भी सोच के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनको कोई और इंसान नहीं मिला कप्तानी के लिए, उनको मोहम्मद रिजवान ही मिले कप्तान बनाने के लिए। और रिजवान की एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर जो परफॉर्मेंस है वो हम सबके सामने, आई थिंक कि मैंने ये पहले भी बात की थी कि पिंडी जैसा शहर जिसके लोग काफी ज्यादा अटैच हैं क्रिकेट से, पीएसएल से, और इस बिल्कुल। टीम के साथ ज्यादा एसोसिएशन अपनी वो शो कर और रहे बड़ी थे। एक्साइटमेंट थी रावलपिंडी रीजन में, पूरे रीजन में, कि हमारी टीम आई है, हमें ओनरशिप मिलेगी और सारा कुछ था, लेकिन सबका सब रिजवान साहब और उनकी पूरी टीम ने तहोबाला करके रख दिया। ये लुकमान, फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में ना, क्रिकेट होती है कमर्शियल, ठीक है, आप अपनी शोशाह या उछलो कूद या नमूदो नुमाइश पे काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में जो पिंडी की मैनेजमेंट है उसका पूरा फोकस ही शोबदेबाजी पे और एफिशिएंसियों पे था। और कि हम जो है कभी किसी को, मतलब दूसरी टीम्स को डिग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अप टू सम एक्सटेंट अच्छी तब लगती हैं जब आपकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की हो। परफॉर्मेंस आपकी टकेगी नहीं है, शोखियां आप ऐसे मार रहे हैं जैसे आपने कोई पता नहीं, आते साथ ही बाकी टीम्स तो यहाँ खेलने नहीं आई शायद, जो है वो वैसे ही आ गई हैं और आप ही जीत के जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब अगर आप देखें, रिजवान का तो जो डिबैकल है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी कैप्टनसी, फेल्ड कैप्टनसी की वजह से वो कैप्टनसी से हटे, T20 में नाकिस कारकर्दगी की वजह से वो T20 की टीम से बाहर हो गए। फिर उसके बाद वो बिग बैश खेले जाते हैं, वहां पे स्लो रन रेट की वजह से उनको वापस बुला लिया जाता है। मतलब एम्बेरसमेंट पे एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट पे एम्बेरसमेंट, और अब भी रिजवान सीखने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है सर, अब क्या सीखना है? 5 मैच इस टूर्नामेंट में हार के। अली तनोली साहब, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी सर आपको कुछ समझ में आ रही है कि वो क्या कप्तानी कर रहे हैं, वो के उनकी टीम क्या खेल रही है? 5 के 5 मैचेस इस वक्त अब तक वो हार चुके हैं। वैसे इस सब में तो एक बात माननी पड़ेगी, जो माइक हैसन ने इनके साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया था। और ये जो सवाल भी उठाते हैं कि आप मुझे बताएं, आपने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से नहीं दिया, कम पैसों पे दिया, तो वो अभी उनको वो जवाब माइक हैसन को सिर्फ एक ट्वीट करनी चाहिए बिल्कुल। कि ये आपकी परफॉर्मेंस है, इसकी वजह से हमने आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिग्रेड किया और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको हर्ट कर रही है, पर आप ये देखें कि उसके साथ साथ आपकी टीम को हर्ट कर रही है। हाँ। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि आपको हमेशा, हम एक दफ़ा आपको याद होगा हमने एक शो भी किया था, जी जी। हमने ये डिसाइड किया था कि कोचेस जो हैं वो फॉरेन होने चाहिए। वो इस वजह से होने चाहिए कि वो मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं और वो प्लेयर का पोटेंशियल देखते हैं, वो कैपेसिटी देखते हैं कि इस प्लेयर में कितनी कैपेसिटी और कितना पोटेंशियल है। और क्रेडिट गोज टू माइक हैसन, उन्होंने इस बंदे का पोटेंशियल देखा, ये वो देखा कि यार ये कितना लॉन्गर रन में चल सकता है, ये नहीं चल सकता। और एक बंदा टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जब आप देखते हैं कि आप एक बंदा टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो लॉन्गर रन में कभी भी करामद नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आप अभी भी देखें, जो अगर हम कोच की बात करें, वो अगर फॉरेन होगा तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, उसके साथ साथ अगर आपका कैप्टन फॉरेन होगा तो आपको फिर भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसकी अगर आप मिसाल ले लें, जितनी भी टॉप टीम्स हैं उनके अगर आप कैप्टन उठा के देखें तो वो आपको फॉरेन कैप्टन मिलेंगे। तो अभी भी आपके पास उस्मान ख्वाजा हैं, सैम बिलिंग्स हैं, मिचल्स हैं, तो आपको इनको यूटिलाइज करना चाहिए। बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम हैं और बड़ी एक जो माइंड सेट है उससे खेलते हैं। एक आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में खेलता हुआ नजर आता है, एक आपको न्यूजीलैंड की टीम में खेलता नजर आता है। तो इनका अगर आपका टेम्परामेंट देखें वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो प्रेशर को बेहतर हैंडल कर सकते हैं, एक्सपोजर उनका ज़्यादा है।
तो जब आप उनको ये मौका देंगे तो वो अपनी टीम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। आप ये देखें कि एक कैप्टन है जिसको फ्रंट से लीड करना चाहिए, उसकी अपनी परफॉर्मेंस देखें, 80+ उसके रन हैं 5 मैचेस में, तो उन्होंने, तो इसका मतलब है कि वो फोकस ही नहीं है ना, कि वो जीतने का वो फोकस नहीं है। अपनी टीम को किसी तरह वो यूटिलाइज करें। आपके पास फास्ट बॉलर थे अच्छे, हाईएस्ट एक्सपेंसिव पिक करके आप उनसे परफॉर्मेंस नहीं ले रहे। आपके पास जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो आपके पास बेहतर हैं, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना बड़ा पड़ेगा। सादा सा सवाल है हमाद सिद्दीकी साहब, आप समझ रहे हैं कि चले आगे भी मैचेस हैं, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि उनका T20 करियर तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, या आपको लगता है नहीं यार अभी वो मजीद पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं? चूंकि वो पाकिस्तान के तो प्लान में ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप होती है ना, इसीलिए तो उनको कैप्टन बना दिया। बेहतर होता किसी यंगस्टर को बना देते या फिर किसी गैर मुल्की को बना देते, लेकिन बनाया इसलिए गया होगा कि शायद कोई आने वाले वक्त में रिजवान साहब कोई बड़ा नाम बड़ा काम कर जाएं। तो आप समझते हैं कि इनका T20 करियर अब बिल्कुल खत्म हो गया? देखिए अलमिया, यही है, पाकिस्तान सुपर लीग में अगर परफॉर्मेंस बेस्ड ड्राफ्टिंग में अगर प्लेयर्स को पिक किया जाता तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है 1 या 2 लीग के बाद दोबारा पिक ना होते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि परफॉर्म करें या ना करें, अब ये 11वां एडिशन है और आपको नजर आ रहा है कि प्लेयर उसी तरह खेलते जाते हैं, हर साल खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आप कहते हैं कि 0 नजर आ रही होती है। बैड पैच हम कह सकते हैं, बैड लक भी कह सकते हैं, लेकिन 5 मैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी जी, एक छोटे मैचेस नहीं है। रिजवान को खुद सोचना पड़ेगा। देखिए जब आप T20 पे ही अपना फोकस रखते हैं ना और डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट को नहीं खेलेंगे तो आपकी गेम कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, वहां से अपनी बेसिक को दोबारा से ठीक करें। बेसिक क्या है कि आपने अपनी जब गेम स्टार्ट करनी है और आपकी फॉर्म नहीं है तो आप वी में खेलेंगे। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ, बेशक आपकी फॉर्म है या नहीं है, आप इनिंग को स्टार्ट करेंगे तो वी में। वो 4 बॉलें जब आपके मिडिल पे बैट पे लगती हैं तब आपको अंदाजा हो जाता है पिच का, बाउंस का, बॉलर्स का, उसके हिसाब से आप। लेकिन आप फ्रॉम बॉल 1 आप इतनी एक्सपेंसिव शॉट खेलने जा रहे हैं, ये देखते हुए कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ स्टंप के बाहर वो उसको चैनल पे बॉल कर रहा है, एक स्लिप भी रखी हुई है, आप इसीलिए रखी हुई कि आप ड्राइव खेलने जाएंगे और एज लगेगा, तो थोड़ा सा आई सेट होने दें, थोड़ा तहम्मुल करें। लेकिन T20 का सबसे बड़ा अलमिया ये कि प्लेयर्स के पास वो पेशेंस नहीं है। टेक्निक की तो है ही है कि टेक्निक भी नहीं है, जहां अच्छा फास्ट बॉलर या अच्छा स्पिनर आता है तो वहां पे आपको वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, उनके पास रन बनाने के वो स्किल्स ही नहीं है। देखिए क्रिकेट में सिंगल डबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हर बैट्समैन आके अगर पावर प्ले में खेल रहा है वो चौके छक्के ही लगाते रहे, लेकिन पिच को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिच पे आया इतने रन बोर्ड पे हैं। कि डोमिनिक कॉक क्या कह रहे थे, वो कमेंट्री में कह रहे थे कि ये जो पार्टनरशिप हो रही है रायली रूसो और साउथ शकील की, टाइम उन्होंने लिया लेकिन उनके जहन में यह था कि 140 तक लेके जाएंगे, क्योंकि इस पिच पे 146 जो है वो डिफेंड हो गया था, तो इतना रन बना के हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आइसिंग ऑन द केक कि आप हसन नवाज और जहांदाद खान ने फिनिश बहुत हाई नोट पे किया, आमिर को एक अच्छा ओवर्स लगा दिया और उसकी वजह से बिल्कुल थोड़ा टारगेट ज्यादा हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में इससे कम भी टारगेट होता तो तब भी मसला नहीं था, वो तो 17 ओवर में आउट होकर साहिबान घर चले गए हैं। अहमद, कैप्टन चेंज हो सकता है आपके ख्याल में? हमाद भी वापस आता हूँ सर आपकी तरफ। देखें, अब अगर आप कैप्टन चेंज करेंगे भी लीग के स्टेज में तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई खास फर्क पड़ेगा या हासिल वसूल होगा, क्योंकि अब तो अगर आप 5 मैचेस हार गए हैं, पीछे आपके अगर 5 मैचेस हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कैप्टन जो चेंज होगा वो आपको 3 मैचेस जिता देगा या 4 जिता देगा, बहुत हद मार के। वो भी बड़ा मुश्किल है इस टीम के साथ। और फिर जब आप कैप्टन ड्यूरिंग द लीग चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि आपने रिजवान साहब की डिसरिस्पेक्ट की है, जिस तरह से उनको बिग बैश में वापस बुला लिया गया था कि यार आप बहुत स्लो रन रेट के साथ खेल रहे हैं, मेहरबानी करें आप बाहर आ जाएं, हमसे ही गलती हुई है, आपको पिक कर लिया है। तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह की सिचुएशन होगी पिंडी की टीम की। अब पिंडी की मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, इट्स अप टू देम कि वो रिजवान को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन देखें, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि रिजवान को कैप्टन बनाना कोई बहुत बुरी कॉल नहीं थी। रिजवान इतना भी बुरा T20 का प्लेयर नहीं है जितना वो अब बन चुका है। अभी हमारे भी बात कर रहे थे सिंगल लेने की, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो अगर सिंगल लेने की भी कोशिश करता तो क्या गारंटी है कि वो पैड पे बॉल ना खा लेता या बोल्ड ना हो जाता। तो रिजवान की जिस तरह की एक बैटिंग इस PSL में हमने देखी, आई थिंक इट्स सो अगली टू वॉच। और रिजवान को अब खुद फैसला करना चाहिए कि उनका T20 में क्या आगे कैरियर है या क्या फ्यूचर है, और उसके साथ साथ
कप्तानी के हवाले से भी मेरे ख्याल में अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे या उनको लग रहा है कि उनकी सही। कैप्टेंसी देखें, अब हमारे यहाँ अभी अली तनोली साहब भी बात कर रहे थे कि इनको कैप्टेंसी से खुद स्टेप बैक कर जाना चाहिए, स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन हम कुर्सियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारे मुल्क में जब तक कोई धक्के मार के, लाते मार के ना बाहर निकाले तो, या कैप्टेंसी से हटाए ना, तो तब तक कोई रिवायत नहीं है कि इज्जत के साथ किसी ने अपनी कप्तानी ऐसा छोड़ी हो, सिवाय एक दो एग्जांपल। तो मुझे भी लगता है कि रिजवान का केस इस तरह के सिनेरियो या सिचुएशन से डिफरेंट नहीं होगा, वो खुद कप्तानी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा अली भाई, अगर मैं ये कहूँ कि पूरा टूर्नामेंट 5 मैच तो खेल लिए, तकरीबन 10 मैचेस खेलने थे, आधे इन्होंने खेल लिए। इस आधे टूर्नामेंट में शुरू में तो हम कहते थे यार ये नई टीम है, अभी कॉम्बिनेशन बनेगा, अभी थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा नई टीम है थोड़ा सा, लेकिन 2-3 मैच 4-5 5वां मैच भी आज हार गए हैं। तो आपको लगता है कि 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, इनकी शिकस्त की बड़ी वजह क्या है? इनकी कैप्टनसी पे बिल्कुल हमने डिस्कशन बल्कि कर भी लिया है, बैटिंग मसला रही है, बॉलिंग मसला रही है, क्या मसला रहा है इनके साथ आपके ख्याल में, अगर इनके 5 के 5 मैचेस को एनालाइज किया जाए तो? एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इन्होंने जो पिक्स किए हैं वो एक्सपेंसिव पिक किए हैं। इन्होंने पूरा फोकस रखा है बॉलिंग पे, ठीक है। अगर आप जितनी एक्सपेंसिव पिक करते हैं ना, वो परफॉर्म नहीं करते तो आपका मोराल ऑटोमेटिकली डाउन होता है। आप देखें नसीम शाह को इन्होंने पिक किया, हाईएस्ट एक्सपेंसिव पिक थी। उसके बाद मोहम्मद आमिर को अगर आप देखें, वो एक्सपेंसिव पिक थी। ये इनकी जब आपके टॉप परफॉर्मर या जो आपकी एक्सपेंसिव पिक है वो परफॉर्म नहीं करते तो आप डीमोरलाइज होते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। और तीसरी बात ये कि कैप्टेंसी और वो ओवरऑल चीज़ पे रिफ्लेक्ट होती है। अभी जो हम बात भी कर रहे थे, हाँ, मामला ये कि रिजवान को खुद चाहिए। देखें अभी जो लीग डिसाइड हुआ है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो 10 साल के हुए हैं। अभी अब एक तरह से ना आधी जो लीग है वो खत्म हो गई है। अगर आप 5 मैचेस देखें, अगर आप 5 मैचेस भी अगर आप ओवरसीज कैप्टन को दे दें ना, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि अभी तो आप लीग से आउट ही हो गए। अगर उन्होंने फ्यूचर रन में देखना है तो अभी वो एक फॉरेन प्लेयर को कैप्टन बना के देखें। आपके पास एक एग्जांपल होगी कि भाई अगर हम फॉरेन कैप्टन लेके आते हैं तो उसका टीम पे क्या इंपैक्ट होगा, तो वो आप देखेंगे कि उसका इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। जो अभी अहमद भाई बात कर रहे थे, और ये बड़ा अलमिया है कि आपको घसीट के उतारना पड़ता है। अगर मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो मुझे लीड करना चाहिए और मुझे कहना चाहिए कि भाई मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप किसी और को ले आएं। और दूसरी एक सबसे बड़ा अलमिया है, आप ये देखें कि पीएसएल में कोई नया टैलेंट नहीं आ रहा। हम बार बार हमें ये जो एक राइजिंग स्टार या एक जो यंग टैलेंट है उसको इन करना चाहिए। ये हमने एक टीम में ये रखा हुआ है कि एक प्लेयर इन होगा, 2 प्लेयर होंगे और टीम में एक ही राइजिंग स्टार खेलेगा, जबकि ये भी एक मुझे लगता है ये एक बेहतर चीज नहीं है। आप जितना नया टैलेंट लेके आएंगे उतनी आपकी लीग बड़ी होगी। फिर तो इसी तरह होगा, इसी तरह के रेलू कट्टे खेलते रहेंगे, दूसरों के पास ऑप्शन नहीं होगी, वो मजबूरन रिजवान जैसे या खुशदिल जैसे या इस तरह के जो प्लेयर हैं वो उनको लेके आएंगे, जो आपको ना एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन के देगा, ना आपको कोई लीग की जो क्वालिटी है वो बेहतर करने में सही हो गया। हमाद भाई, बॉलिंग ने इनको इस नहज तक पहुंचाया या फिर बैटिंग इनकी बहुत कमजोर रही है? बॉलिंग से ज्यादा मेरे ख्याल से बैटिंग का कसूर है। आप देख लें कि बॉलिंग ने तो किसी हद तक मैच को संभाला हुआ था, एंड में चले हो जाता है, T20 क्रिकेट है। दूसरी टीम जब ऑल आउट जा रही होती है तो उनका भी दिन होता है, लक होती है। जैसा ब्लाइंडर खेल दिया नवाज ने, हसन नवाज ने और जहांदाद ने, अगर वो ये ना खेलते तो छोटा टोटल होता तो शायद आपको ये इंटरेस्टिंग मैच नजर आता। अराउंड 160 या 50 के करीब टोटल पे अगर वो आउट हो जाती या रिस्ट्रिक्ट हो जाती तो ये अच्छा मैच हो सकता था। फिर 182 करवाने के बाद इनको स्टार्ट ही नहीं मिला। पहली बात यह कि इनको स्टार्ट मिल जाता, पावर प्ले में मिल जाता, पावर प्ले में भी इनको नहीं मिला। फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है, वहां 5 विकेटें इनकी गिर जाती हैं, तो मोमेंटम कहीं से कहीं मिला ही नहीं इनको, और थ्रू आउट इनको विकेटें गिरती रही और उसकी वजह से गेम में कहीं पे भी आपको नजर नहीं आया कि ये चेज कर सकते हैं। तो बैटिंग ज्यादा मुझे कसूरवार नजर आती है एज कम्पेयर टू बॉलिंग। बॉलिंग की अगर बात की जाए, देखें बेन सीयर्स ने कोई बुरे बॉल नहीं किए। एक तो पेस के साथ पहला मैच आते साथ खेलते थे, 41 रन देके 3, मोहम्मद आमिर की भी बॉलिंग ठीक है, 31 रन दिए 4 ओवर में, लेस देन 10 रन जो दे रहे हैं आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में, वो ठीक है। 200 180 चेजेबल था, होना चाहिए था, लेकिन आपने पावर प्ले में ही मैं कहूंगा कि आपको स्टार्ट नहीं मिला, 2 विकेटें वहां गिर जाती हैं, मिडिल पार्ट में 5 विकेटें जाती हैं और फिर आप पूरे ओवर भी नहीं खेलते। तो बैटिंग ज्यादा एक्सपोज हुई है और बैटिंग का इशू है इनकी।
अगर तो ये सैम बिलिंग को बिल्कुल सही यूटिलाइज नहीं करे। देखिए वो ओपन भी कर सकते हैं। रिजवान को हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि ओपनिंग छोड़ दें, सैम बिलिंग को ट्राई तो करके देखें, क्या पता क्लिक कर जाए। लेकिन वो वही बात है कि उनको यूज ही नहीं कर पा रहे। डैरिल मिचेल को और ऊपर लेते हैं। मतलब आप बैटिंग ऑर्डर को दोबारा से देखें कि रोल डिफाइन करें ना हर प्लेयर का। आप यहाँ पे मुझे रोल आ रहा है इनका कि क्या इन्होंने गेम को थ्रू करके लेके जाना है, एंड तक लेके जाना है, या किसी एक ने एग्रेसिव। डैरल मिचेल जिस स्टाइल का बैट्समैन है, वो आपको नजर आ रहा है कि उसके जहन में ये है कि मुझे पूरे ओवर खेलने हैं। सही। अगर वो अपने नेचुरल गेम एग्रेसिव स्टाइल में खेलता तो शायद वो मैच को कहीं ना कहीं मैच बना सकता था। लेकिन दूसरे एंड से जब विकेटें गिर रही हैं तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो बैटिंग ज्यादा मुझे नजर, इनका मेन रीजन जो है अब तक की इनकी परफॉर्मेंस का, वो इनकी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस। सही हो गया। अब कुछ कोयटा की बात हो जाए, जाहिर सी बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीते हैं तो उनकी बात ना हो। सऊद शकील की 42 रन की इनिंग है और फिर साथ में रैली रूसो ने 53 रन किए हैं। एक ज़बरदस्त इनिंग दोनों की जानिब से खेली गई जिसकी बदौलत 182 रन तक मामलात पहुंचे। लेकिन बाकी कोई प्लेयर इतना अच्छा नहीं खेल पाया मास सवाए जहादात खान के, जिन्होंने एक ओवर्स में 21 रन मारे और क्या कमाल की बैटिंग की है। जी अहमद कुरैशी साहब, कोयटा अभी तक मैं आपको ये भी बता देता हूँ पॉइंट्स टेबल पर कहाँ पर है, 5वें नंबर पर है। 5 में से 2 मैचेस जीता हुआ है, 3 हारा हुआ है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। कल जब हम प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे थे तो मैंने कहा था कोयटा को तो कम से कम पिंडी को शिकस्त दे देनी चाहिए, लेकिन कोयटा ने भी पिंडी को हरा कर बता दिया है कि भाई हम पिंडी को बिल्कुल भी नहीं जीतने देंगे। यानी कि कोयटा जिसको मैं कमज़ोर टीम समझ रहा था उसने भी आज कमाल कर दिया। क्या कहेंगे सऊद शकील बतौर कैप्टन, एक अच्छी इनिंग खेली है, आप इसको मुनासिब इनिंग कहेंगे T20 के हवाले से? देखें, जिस तरह की पिच थी उस लिहाज से तो रूसो की भी और सऊद की भी दोनों की इनिंग्स बड़ी जबरदस्त थी। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बैक प्रोवाइड की पूरी इनिंग्स को इन दोनों की इनिंग्स ने। लेकिन आई थिंक जो इम्पैक्ट डालगी वो एक तो नवाज की इनिंग्स और दूसरी जानदाद की इनिंग्स। अब जानदाद खान को हमने पाकिस्तान भी खिलाया, ओवरऑल भी हम उसको ऑन एंड ऑफ करते रहे, टीम्स में इन आउट करते रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपर मौका दिया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए, तो ये हार्दिक पांड्या के लेवल का ऑलराउंडर बन सकता है जानदाद खान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्लेयर्स पे काम नहीं करते। बस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उनको टीम में इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस के ऊपर ले आए हैं तो वो बस आके हमें एकदम से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दें, बस हमें कोई एफर्ट ना करनी पड़े। तो इस तरह से नहीं होता। आई थिंक कि कोयटा की टीम का आप जो कह रहे हैं ना कि कमजोर टीम है, मैं नहीं समझता कि टीम कमजोर है। सही। मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन का इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि जो प्लेयर्स ये खिलाते भी रहे हैं उनकी उस तरह से परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं आ सकी, चाहे वो ख्वाजा नाफे हों या बाकी प्लेयर्स हों। फिर पिछले मैच में अबरार भी अच्छा खासा पिट गया था। तो अब दूसरी तरफ अगर आप देखें पिंडी की टीम की, हम पहले भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में बैटिंग से ज्यादा उनका बॉलिंग का भी इशू है, क्योंकि सही। जल्मी के खिलाफ 200 प्लस उन्होंने रन्स किए। तो नसीम शाह और मोहम्मद आमिर ही पिट गए, जो आपके महंगे बॉलर्स भी हैं और सबसे एक्सपीरियंस भी हैं और बड़े नाम भी हैं। आज भी अगर आप देखें तो जानदाद ने जो कुटाई लगाई है मोहम्मद आमिर की, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर साहब ने जो बातें T20 वर्ल्ड कप के दौरान शोज में बैठ के की हैं वो अब सारी उनके सामने आ रही हैं। और मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आमिर कि के बाबर, हालात तो बड़े नाजुक हो गए हैं यार इस टूर्नामेंट में। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम के शायद दिल से कोई निकली हुई आ लग गई है उनको। तो आई होप कि वो अच्छा कम बैक करें और आने वाले मैचेस में कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करें। मैंने लास्ट मैच में लास्ट शो जो आपके साथ किया था तब बाबर के बारे में हमाद भाई कह रहे थे कि वो आगे परफॉर्म करेगा, तो मैंने कहा था कि वो दिन गए जब रेशमा जवान थी और अपना 9 मन तेल है ना राधा नाचेगी। तो आई होप हाँ, कि जवान के लिए भी मुझे सेम ही स्टेटमेंट लेकिन मुझे भाई लगता है बाबर आजम ने तो रन्स कर दिए ना। बाबर आजम ने तो आपको पता है कई रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं सर। करेगा, बाबर अगर रन्स करेगा तो हम सबको खुशी होगी, हम सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। एट द एंड पाकिस्तान का भला है। लेकिन बाबर इतने अरसे में अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेगा, इक्का दुक्का इनिंग्स ही आ जाएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक भाईजान है ना। रेशमा जवान भी हो गई है और नोमान तेल का भी बंदोबस्त हो गया है। वो अब टॉप स्कोरर की दौड़ में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ कल होने वाले मैचेस में, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे, कल 2 मैचेस हैं और मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम पॉइंट्स टेबल को देखें, क्योंकि पॉइंट्स टेबल बहुत ही अहम होता जा रहा है। जो अब मैचेस आगे जा रहे हैं, तकरीबन तमाम ही टीमें 4-4, 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स पहले नंबर पर है, दूसरे पर पेशावर है, तीसरे पर इस्लामाबाद है, कराची है, चौथे पर कोयटा है, 5वें पर, छठे पर लाहौर है, 7वें पर हैदराबाद है और 8वें पर है, जिसकी अभी हमने पूरे शो में बात की है माशाल्लाह से, रावलपिंडी की अपने पोजीशन पर बरकरार है। किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसे वो 8वें नंबर से इधर से उधर कर सके। चलें जी, अब मुझे दिखाएं ज़रा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इनके हेड टू हेड, और फिर देखते हैं कि जब ये सामने आए हैं तो क्या तारीख रही है इन दोनों की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने 11 मैचेस जीते हुए हैं, 22 मैचेस इनके आमना सामना हुआ है। पेशावर ने सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं, और सॉरी लाहौर ने सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं, यानी कि पेशावर का पलड़ा भारी है। जी, तो अब भाई चलिए यहाँ से डिबेट कर अली तनोली साहब, सर आपको लगता है कि कल का जो मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और साथ में लाहौर का, ज़ल्मी इस वक्त पूरे धूमधाम से पूरी एनर्जी के साथ नज़र आ रही है, तो लाहौर को शिकस्त दे देगी पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की टीम? जी, बाबर की टीम अभी निक में जो बाबर को से हम गिला भी करते थे कि बाबर अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलते। अभी जो लास्ट मैच है उसमें बाबर ने अपनी नेचुरल गेम खेली है और बाबर ने वहाँ परफॉर्म भी किया है। आप देखें, बाबर कभी भी स्लॉगर नहीं था, बाबर कभी भी हार्ड हिटर नहीं था। बाबर एक नेचुरल टैलेंट है जो मेरिट पे गेम खेलता है और उसकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो आप टेक्निकली जब स्ट्रांग होगे तो आप मेरिट पे शॉट खेलते हो। ये नहीं हो सकता कि आप ऑफ की शॉट को आप लेग पे उठा के खेलें और लेग की शॉट को आप लप्पे मारने शुरू करें, ऐसे कभी भी नहीं होगा। जब बाबर की सबसे अच्छा कल साइन था, बाबर मेरिट पे शॉट खेल रहे थे, बाबर ने गैप्स निकाले, बाबर ने रैश शॉट नहीं की, बाबर ने मेरिट पे छक्के भी लगाए, चौका भी लगाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स वो आपकी स्ट्रांग थी। ये नहीं है कि आप जब, वही बात है कि आप जब सिंगल डबल मिस करते हैं तो आप जो प्रेशर आता है। जब ये T20 क्रिकेट अब ऐसी हो गई है कि आप अब जब 2 बॉलें जब आप ज़ाया करेंगे तो आप पे ऑटोमेटिकली एक तो प्लेयर्स का प्रेशर आएगा, क्राउड का प्रेशर होता है और आप उसको हैंडल करना होता है। लेकिन कल भी हमने इस पर बात की थी उनकी इनिंग पर, और हमाद भी ने शायद ये बात की थी, और बड़ा अच्छा जुमला था कि साथ में कुशाल मेंडिस ने बेसिकली अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बाबर आजम कंफर्ट जोन में रहे, यानी कि उन्होंने उस पर दबाव आने नहीं दिया। इससे पहले ये होता था कि बाबर खुद अपनी मर्जी की इनिंग खेलते थे तो साथ वाले प्लेयर्स को तेज खेलना पड़ता था और फिर वो आउट भी होते थे, लेकिन कुशाल मेंडिस वहाँ पर डटे रहे। जी हमाद भाई, कल है मुकाबला सर शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, कौन जीतेगा? जाए तो एक शायद उनके लिए सेटबैक ये हो रहा है कि नाहिद राणा और शरीफुल इस्लाम वो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, उनकी नेशनल ड्यूटी है। तो नाहिद राणा बड़ा अच्छा उनके लिए फास्ट बॉलर नजर आया, जिस दूसरी टीम को बड़ा ट्रबल किया। ऑन दी अदर एंड अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो फखर जमान की वापसी होगी, तो देखते हैं कि उनकी वापसी से शायद उनकी बैटिंग जो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई, सिर्फ 100 पे पूरी टीम आउट हो गई थी, तो क्या ओवरनाइट उन्होंने तब्दीलियां की होंगी, काउंसलिंग प्लेयर्स की होगी, ये समझाया होगा कि T20 इस अंदाज से खेली जाती है। और अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँगा बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आते हैं एरी फेरी शॉट खेलते हैं और विकेट को थ्रो करके चले जाते हैं। तो टीम कॉज नजर आना चाहिए, आप अपनी गेम जो है उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करें और टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलते हुए नजर आए। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को फिर भी आपको एडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि एज है ओवर लाहौर कलंदर के, जो रिकॉर्ड 246 बना दिया, उसमें कुशाल मेंडिस उनकी सेंचुरी, बाबर आजम की 87 और अब्दुल समद का जबरदस्त फॉर्म में आना, 2 उन्होंने ऐसी इंपैक्टफुल इनिंग खेल दी है कि मोर देन 300 का स्ट्राइक रेट, तो उन्होंने बता दिया कि अगर प्लेटफॉर्म सेट करके उनको दिया गया तो वो इनिंग को इस अंदाज से फिनिश कर सकते हैं और आखिर के 2-3 ओवर में बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं। पिछले में कल के मैच में माइकल ब्रेसवेल नहीं चले, तो माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद ये बड़े ब्रूटल हो सकते हैं अगर इनको प्लेटफॉर्म सेट करके पीछे से मिल जाए। तो इनको एक फॉर्मूला समझ आ गया है बाबर आजम को कि बाबर का रोल क्या है, एंकर करना है इनिंग को टिल द एंड और उनके अराउंड बाकी बैट्समैन। कल की इनिंग की जो पार्टनरशिप 91 की थी वो यही था कि कुशाल मेंडिस 50 तक तो दोनों नेक टू नेक चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से कुशाल मेंडिस ने गियर चेंज किया और बाबर उस अपनी अंदाज में खेलते रहे, लेकिन ये इंश्योर किया कि विकेट्स इन हैंड रहे और एक प्लेटफॉर्म मिल गया अब्दुल समद के लिए कि उन्होंने आके अपनी फिर पावर हिटिंग करके दिखाई और इतना बड़ा सही बात है। आप कह रहे हैं कि अब्दुल समद भी उनके पास बहुत जबरदस्त, ताकि वो
कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। जब कैरियर एंड होगा तो स्टैट्स और जितने भी फिगर्स हैं वो खुद ब खुद बता देंगे कि कौन कितना बड़ा प्रिंस था और किंग था। बहरहाल देखें, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर को अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी क्योंकि मैच जीत के आ रही है, लाहौर कलंदर एक मैच हार के आ रही है। सो ऑब्वियसली जो एक आपकी जीत के आपका एक कॉन्फिडेंस होता है वो सही। पेशावर ज़ल्मी के साथ होगा। और आई थिंक कि बाबर आजम को अगर जैसे अमाद भाई कह रहे हैं वाकई ही अपना रोल टी20 में समझ आ गया, वो अगर इसी तरह से खेलते हैं तो मेरे ख्याल में वो ब्रेसवेल हों या अब्दुल समद हों या कुसाल मैंडिस हों, कोई भी अगर उनके साथ चलता है और थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करता है तो फिर मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी को रोकना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। और लाहौर कलंदर की जीत मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग से ज्यादा डिपेंड कर रही होगी कल के मैच में कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ कैसी बॉलिंग करते हैं। तो मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि उन दोनों के कल पिटने के चांसेस हैं और पेशावर ये मैच सुभान जीतेगी। अल्लाह, क्या बात कर दी है भाई आपने। अच्छा, अली तनोली साहब की तरफ मैं जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रा दिखाएं ना इनकी बॉलिंग दोनों टीमों की, कि कौन ज़्यादा विकेटें ले रहा है। बैटिंग छोड़ दें क्योंकि हम काफ़ी डिस्कस कर लिया भाई, विकेट्स दिखाएं कि किसने ज़्यादा विकेट्स ले रखी हैं। इफ्तिखार अहमद ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 2 मैचेस में 7 विकेटें ली हैं, टॉप विकेट टेकर है अपनी टीम की तरफ से भाई, क्या बात है। और इकॉनमी देखें उनकी 5.28 की है। ये है इफ्तिखार अहमद। शाहीन अफरीदी की बात हो रही थी, 4 मैचेस में 7 विकेट्स ले रखी हैं उन्होंने और अपनी टीम की तरफ से टॉप विकेट टेकर भी हैं। अली तनोली साहब, सर बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों टीमों का आपको कैसे नजर आ रहा है? अहमद कह रहा है कि कल दोनों के पिटने के कभी इम्कान हैं, बल्कि रोशन इम्कान हैं। सबसे अलार्मिंग चीज मैं आपको बताऊं, जी, जी, आपको जी, जी। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी हाँ। कि इफ्तिखार अहमद परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हाँ। है, अब वो मसला ये है कि अब वो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाऊं। भाई खुदा का वास्ता यार, अपनी एज देखें, किसी नए बच्चे को मौका दें। हाँ। आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप में बड़ा पोटेंशियल भी है। मसला ये है कि सर उनको इंटरनेशनल चांस पूरा नहीं ना मिला, मौका नहीं मसला मिला ये है सर। कि चांस आप देखें उनको 4-5 साल खिलाया है, बाकियों को आप 5-6-7 साल बल्कि खिला दिया है। उनको 18-19 साल 20 साल आप उनको क्रिकेट खिलाएं ना, तो तब वो आपको वर्ल्ड कप अब जितवाने के मसला ये है कि चक्कर में। अब उनकी एज तो हम रिवर्स कर नहीं सकते कि हम उनको अब चांस दें। अब हमने एक, आपको याद होगा, हमने एक बंदे को अफरीदी हैं जो उनको हमने आसिफ डेब्यू अफरीदी कराया, अभी भी आसिफ खेल रहे हैं अफरीदी, उनको हमने डेब्यू कराया। हाँ। भाई हमारे पास इसका मतलब है कि हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया। वो शायद अफरीदी ने एक दफ़ा ये बात की थी कि भाई हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो उन पे बड़े क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आप ये बात करते हैं। सही। तो मसला यही है कि इसका मतलब है कि टैलेंट नहीं आ रहा ना। अगर हमारे टॉप परफॉर्मर जो हैं वो इफ्तिखार अहमद हैं, तो वो अब वही बात है कि वो टॉप परफॉर्मर बन जाएंगे इस लीग के, तो वो फिर ये पीसीबी का डोर नॉक करेंगे कि भाई मैंने टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे आप टीम में लेके आएँ। आप मुझे बताएं ना कि हम बार बार ये इफ्तिखार अहमद को लेके आएंगे या खुशदिल को लेके आएंगे या इसी तरह के जो हीरे हैं शाहीन शाह अफरीदी को लेके आएंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी एक बड़े सेटल तरीके से वारदात डालते हैं। कि आप देखिए, जानदाद खान की हम बात कर रहे थे, जानदाद खान जब तक लाहौर कलंदर्स में थे लेफ्ट आर्मर थे, उसी तरह आपके पास दूसरे वो मिर्जा भाई हैं वो थे, सलमान मिर्जा, दोनों लेफ्टी थे, उनको एक साथ रखते थे और उनको मौका नहीं दिया। अली भाई टाइम खत्म हो गया है, लास्ट कमेंट दे दें हमाद भाई, कल कौन जीतेगा मैच इस मैच पर पेशावर और लाहौर में? पेशावर बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आया है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, और इसी को अगर मेंटेन करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी जीतने, क्योंकि उनकी बॉलिंग ज्यादा सही हो गया। ठीक है सर, ठीक है, वो टाइम कम है। मुझे बताया जा रहा है हैदराबाद और किंग्समैन का भी मैच है, लेकिन हैदराबाद का सबको पता ही है भाई क्या होना है। जी अहमद, हैदराबाद का किसके साथ मैच है? कराची के साथ सर, कराची के साथ। मेरे ख्याल में कराची के पास बड़ा गोल्डन चांस है कि फ्री के 2 पॉइंट ले, और मुझे इस ठीक मैच हो से गया ज्यादा सर, ठीक हो गया गोल्डन। जी भाई, अली भाई, पेशावर ज़ल्मी और दूसरी तरफ कराची किंग्स। और हैदराबाद का किसी ने नहीं बोला। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अली तुम का बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब और हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। कल देखते हैं कि कौन ये दोनों मैचेस जीतेगा और बाबर आजम क्या कल भी रन्स करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होता है कल बात करेंगे।